राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। इसका एक लेक्चर हो चुका है, आज ये इसका सेकेंड लेक्चर है। बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नेम है टेलर सीरीज़ एंड लॉरेंट सीरीज़। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ही लेक्चर्स चल रहे हैं, उसका ये चैप्टर नंबर 7 है, टेलर सीरीज़ एंड लॉरेंट सीरीज़। इसकी जो अदर 2 बुक्स हैं, एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस और दूसरी बुक का नेम है ऑपरेशन रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OR। न्यूमेरिकल एनालिसिस को बोलते हैं NA। सो अगर उनके लेक्चर्स आपको देखने हैं तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, वो दोनों बुक ही कवर हो चुकी हैं। सो उनकी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप वहाँ से जाकर उसकी भी बनी बनाई प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज इसका सेकंड लेक्चर है और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को देख लें, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या पढ़ाया था। ये इसका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया था, गिवन फंक्शन था उसको हमने एक्सपेंड करना सीखा था टेलर सीरीज़ और लॉरेंट सीरीज़ में। आज जो इसका सेकंड लेक्चर है उसका थोड़ा सा लेवल अप है, उसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चन से थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपको सबसे पहले इजी आता होगा तभी तो आप डिफ़िकल्ट भी कर लेंगे, वरना आप कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले ईजी वाले क्वेश्चंस को ही देखें, फिर आप लेक्चर 2 पर आएँ। ठीक है, साथ ही साथ मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि टेलर सीरीज़ और लॉरेंट सीरीज़ की जो थ्योरम्स हैं, जो प्रूफ हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं, 3-3, 4-4 पेज के हैं। तो वो कुछ करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके बीएससी 6 सेमेस्टर में टेलर सीरीज़ और लॉरेंट सीरीज़ से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही आते हैं, थ्योरम्स बहुत कम आती हैं, आधे से ज़्यादा तो इवन सेम में OMR पैटर्न हो गया है। तो इसी वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हाँ, MSc में लॉरेंट सीरीज़ और टेलर सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाती है, और बीएससी के बेसिस में थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरम से ज़्यादा। जो आपकी एक अदर बुक है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ ही अटैच है, मैट्रिक्स करके है बुक, हाँ, मैट्रिक स्पेस। तो उसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं, तो उस वाली बुक से आपकी थ्योरम्स ही आएंगी, उसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं, तो वहाँ से थ्योरम्स आती हैं। ये सारी बुक्स जो हैं आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाली बुक है, तो इसमें से तो आपके क्वेश्चंस ही आते हैं, सम्स ही करने के लिए आते हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि कहाँ से क्या करना है, बस जैसा मैं बताती जानी वैसा वैसा करते जाना है। आज इसके सेकंड लेक्चर में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि उसको कैसे करना है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट किया है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। फाइंड द टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज़ विच रिप्रेजेंट द फंक्शन। आपको क्या फाइंड करना है? टेलर सीरीज़ एंड लॉरेंट सीरीज़ जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इस फंक्शन को। फंक्शन क्या है आपका गिवन? z² - 1 ओवर z+2 z+3, ये आपका गिवन फंक्शन है। इसमें ही आपको फाइंड करनी है टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज़। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को। इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स करके, मतलब जो z की वैल्यू हैं वो अलग अलग दी हुई हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखिए कैसे होगा। फर्स्ट वाले पार्ट में बोला है व्हेन z mod z इज़ लेस देन टू 2। तो मॉड z की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 2 है, तो उस कंडीशन में आप इसको फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखते हैं जो आपको गिवन है सॉल्यूशन में। फंक्शन को हमने यहाँ पर इसको लेट कर लिया fz, लेट fz z² - 1 ओवर z+2 z+3, जो आपका गिवन फंक्शन था वो नोट कर दिया। फंक्शन z में है इसलिए हमने यहाँ पर z लिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे, इसके हम फैक्टर ओपन करेंगे। फैक्टर दे रखे हैं z+2 z+3, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा? z² - 1, ऊपर का तो एज इट इज़ है, नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा z² + 2z + 3z + 6, दोनों ही ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करिए। z की z से z², 2 की z से 2z, फिर 3 की z से
3 की z से 3z, फिर 3 की 2 से 3 2 ज़ा 6। इस तरह से हमने दोनों ही ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई की हैं। और सॉल्व करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस 1 ऊपर एज इट इज़, जेड स्क्वायर नीचे एज इट इज़, 2z प्लस 3z 5z प्लस 6। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। सो फंक्शन आपको क्या मिला है, जेड स्क्वायर माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस के 6। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसे और सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे। इसके आगे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 से हम जेड स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो देखिए डिवाइड करेंगे किस तरह से, मैं यहाँ आपको साइड में बता भी देती हूँ। जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 डिवाइड जेड स्क्वायर माइनस 1। जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स ही जाएगा, बिकॉज जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर ही चाहिए। 1 टाइम्स करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस के 5z प्लस के 6, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, माइनस के 5z और माइनस के 6 माइनस के 1 माइनस का 7। अब इसको इस तरह से लिखते हैं, जब हम इस ब्रैकेट को इस डिवाइड वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, जो आपका आंसर आता है वो 1 प्लस फिर जो आपका रिमाइंडर आता है वो माइनस के 5z माइनस के 7 ओवर जिससे आपने डिवाइड की होती है जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस के 6। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम फंक्शन को 1 माइनस 5z प्लस 7। इट मीन्स मैंने यहाँ दोनों टर्म्स में से माइनस का कॉमन ले लिया है, तो माइनस ओवर में तो सेम ही रहेगा जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया है, ये फंक्शन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फंक्शन जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है उसको उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब हमें यहाँ पर वैल्यू देखनी होती है ना, z की वैल्यू लेस देन 2 है, तो वहाँ पर आपको नीड होती है। तो जितना फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है हम सिंप्लीफाई करते हैं। कभी तो जल्दी से हो जाता है ईजी मेथड से, और कभी कभी लॉन्ग मेथड, जैसे कि हाँ बनेगा। देखिए कैसे, अभी ये क्वेश्चन बन गया है। अब हम यहाँ पर ना इसको वापस इसकी वैल्यू दे देंगे, मतलब जो आपका फंक्शन था 1 था माइनस के 5z प्लस 7 था, जो हमने इसको ब्रेक किया था ना, ये किस तरह से ब्रेक किया था ये, तो इसको फैक्टर में फिर से लिख देंगे z प्लस 2 z प्लस 3। इसके फैक्टर दोबारा से लिख देंगे z प्लस 2 z प्लस 3। हमने इसको खोला इसलिए था, इसको ओपन इसलिए किया था क्योंकि हमको डिवाइड करनी थी, इसको इस फॉर्म में बनाना था, इसलिए खोला था। ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा था फिर ओपन किया फिर इसको दोबारा फैक्टर में लिख दिया, तो ओपन करा ही क्यों। ओपन इसलिए किया क्योंकि हमको इसको डिवाइड करनी थी। ठीक है, सॉल्व करना था। ऊपर यहाँ पर देखिए ना जेड स्क्वायर माइनस 1 था, और अब देखिए क्या बन रहा है 5z प्लस 7, तो ओपन करना इसमें ज़रूरी था। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आपको जब फंक्शन मिलता है z प्लस 3 z प्लस 2 ब्रैकेट्स में मिलते हैं, तो आप क्या लगाते हैं यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको यहाँ पर क्या लगाने पड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन करना तो आपको आते ही होंगे, बिकॉज ग्रेजुएशन की मैथ्स पढ़ना है, लास्ट सेमेस्टर की, लास्ट ईयर की, तो आपको फ्रैक्शन करने तो आते होंगे, क्योंकि आपने 12th क्लास में जब इंटीग्रेशन सीखा होगा तो वहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी सिखाए गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं बता रही हूँ। देखिए क्या करते हैं, हमको इस वाले टर्म का करना है, ये तो केवल 1 है, इसको तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। हमको इस वाले टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ये वाला फंक्शन डाल लेंगे, नेगेटिव साइन को भी भूल जाएंगे। अभी हम सिर्फ ये टर्म उतारेंगे, 5z प्लस 7 z प्लस 2 एंड z प्लस 3। अब कैसे करते हैं, देखिए इस तरह से लिख लेते हैं a अपॉन जेड प्लस 2, ये ब्रैकेट्स को सेपरेट करके, प्लस b ओवर z प्लस 3। ये पार्शियल फ्रैक्शन करने का प्रोसेस है। ठीक है, क्या करते हैं, जो नीचे वाले ब्रैकेट्स होते हैं उनको इस तरह से सेपरेटली लिख लेते हैं, एक एक वेरिएबल ऐड करके, a और b, a अपॉन जेड प्लस 2 प्लस b अपॉन जेड प्लस 3। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको तो एज इट इज़ लेके लिखेंगे 5z प्लस 7 ओवर z प्लस 2 एंड z प्लस 3। इधर वाले टर्म्स में देखिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बनेगा, z प्लस 2 एंड z प्लस 3। ऊपर क्या होगा, a के पास जाएगा z प्लस 3 प्लस b के पास क्या जाएगा, z प्लस 2। सिंपल एलसीएम लिए मैंने, और कुछ नहीं करा है। z प्लस 2 z प्लस 3 से z प्लस 2 z प्लस 3 कैंसिल, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले टर्म्स कैंसिल। अब जितना बचा है उनको लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं। कितना बच रहा है, 5z प्लस 7, और इधर बच रहा है a z प्लस 3 प्लस b z प्लस 2। ये टर्म्स बच रहे हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। देखिए इधर वाले टर्म्स तो अभी भी एज इट इज़ लिखिए,
ठीक है, इधर वाले टर्म्स की मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, ए की मल्टीप्लाई कराई जेड से ए जेड प्लस 3a, सिमिलरली बी की मल्टीप्लाई कराई जब ब्रैकेट के अंदर बी जेड प्लस 2b। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब देखिए जब हम इसको कंपेयर करेंगे दोनों को, देखिए जेड वाला वेरिएबल, जेड वाला वेरिएबल, जेड वाला वेरिएबल, जब हम सब कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करना तो आता ही होगा। जब कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से देखिए जेड जेड वाले वेरिएबल को एक साथ लेंगे, ए के पास है, बी के पास है, इधर 5 के पास है, तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी a प्लस बी इज इक्वल टू के 5, और साथ में फिर नंबर एक साथ 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। इस तरह से आपको यहाँ से दो इक्वेशंस मिलेंगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो देखिए कैसे होगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, लिख नहीं रही हूँ, दोबारा मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ बनेगा 2a, नीचे है 3a तो माइनस के a, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 2b माइनस के 2b, कैंसिल हो जाएगा। एक वेरिएबल को ख़त्म करना होता है, एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना होता है, तभी तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। इसलिए ही मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी थी, बिकॉज मुझे यहाँ पर b कैंसिल करना था। ए कैंसिल भी कर सकते हैं, आप सोचेंगे ए क्यों नहीं किया, ए भी कर सकते हैं, ए के लिए आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करानी होगी। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कराई है फर्स्ट इक्वेशन में तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और यह है 7। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 7 गए 3। ठीक है, बच गया आपका 3 बच गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3, बिकॉज यहाँ पर माइनस था। जब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू में रखो माइनस के 3, इधर जाके प्लस के 3। फर्स्ट इक्वेशन में मैं ए की वैल्यू को पुट कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करने पर कितना आएगा 3 माइनस के 3, इधर जाके प्लस का 3, बी की वैल्यू आएगी 8, बी इज़ इक्वल टू 8। देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करती, फिर एक न्यू इक्वेशन बनती, उसको थर्ड इक्वेशन बोलती, फिर लिखती, फिर सेकंड वाली लिखती, फिर ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशंस लिखती, फिर कैंसिल आउट करती, फिर ए की वैल्यू फाइंड आ गई, फिर उसके बाद लिखती पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। जब खुद का ही इसका प्रोसेस इतना बड़ा है टेलर सीरीज़ का, तो जो इसमें आपका जो प्रीवियस बेसिक है पार्शियल फ्रैक्शन, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई। जब पार्शियल फ्रैक्शन में ए और बी जो हमने वेरिएबल्स कंसिडर करे थे उनकी वैल्यूज़ आ जाती है, तो हम यहाँ पर इसको वापस रख देते हैं यहाँ पर इस जगह पर। सो देखिए ये क्या था आपका फंक्शन, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू ए के प्लेस पर आया माइनस के 3 अपॉन जेड प्लस 2। ठीक है, और ठीक है, और साथ में आपका है माइनस का 8, बी की वैल्यू आई प्लस का 8 अपॉन जेड प्लस 3। ठीक है, ये आई है, बट मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखूँगी। यहाँ पर लिखी है मैंने, ये प्लस की आई है। ठीक है, अब मैं इसको जब इस फंक्शन में लिखूँगी, इस वाले फंक्शन में लिखूँगी, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगी, जब ब्रेक करके लिखूँगी 1 माइनस का साइन है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, जेड माइनस जेड प्लस 2, और ये वाला आपका प्लस का था साइन बी का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 8 अपॉन जेड प्लस 3। क्लियर, ये आपका फंक्शन बन चुका है नया। तो देखिए आपको डायरेक्ट ये फंक्शन नहीं दिया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फंक्शन बनाना पड़ा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा, फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन बन गई तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने पड़े, फिर वैल्यू आई आपकी। तो अब इसमें इतनी मेहनत कर ली है, अब लगाएंगे हम टेलर सीरीज़ और लॉरेंट सीरीज़ का कॉन्सेप्ट। तो देख रहे हैं फंक्शन को बनाने में कितनी मेहनत लग गई है। अब देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, आपको क्या बोला था कि जो z मॉड z की जो वैल्यू है वो लेस देन 2 है। तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास z की यहाँ वैल्यू कितनी है, 2 है एंड 3 है, तो अगर लेस देन 2 है तो कितनी होगी, लेस देन 3 भी होगी। अगर 2 से कम है z की वैल्यू तो 3 से भी कम होगी, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर हम ये बात इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हम फंक्शन लिखते हैं ना, एफ जेड इज़ इक्वल टू 1, ये जो है प्लस 3, नीचे हम कॉमन लेते हैं। प्रीवियस वाले मैंने लेक्चर में बताया है, इसके फर्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना होता है, लॉरेंट सीरीज़ का या टेलर सीरीज़ का यही मेथड है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसमें आपको कॉमन लेना होता है। आपको क्या लेना होता है, कॉमन। तो अब यहाँ पर आप कॉमन क्या लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, जो बड़ा होता है 2 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस जेड अपॉन 2, वो जेड अपॉन 2 प्लस 1 बनेगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया पलट के 1 प्लस जेड अपॉन 2। क्लियर, माइनस
अब आपको यही नहीं पता होता, इस वाले में तो आपने ले लिया 8 कि 3 बड़ा है कि छोटा है, तो आप कॉमन कैसे लेने पड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको ये बात लिख कर दिखानी है कि अगर 2 बड़ा है z से तो 3 भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 3। मैंने बोला जो बड़ा होता है वो कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस z/3, वो z/3 प्लस 1 बचेगा। मैं उल्टा करके लिख देती हूँ 1 प्लस z/3, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सपेंशन ओपन करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको लिख लिया है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और उसको पता भी होगा नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। ये तो एज इट इज़ है, इस ब्रैकेट को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि इसको इन्वर्स में ले जाते हैं। 1 प्लस z/2 -1 माइनस 8/3, सेम इसे करते हैं 1 प्लस z/3 की पावर -1। क्या करा हमने, इन ब्रैकेट्स को ऊपर ले गए। क्यों ले गए हैं, यहाँ पर इसका एक्सपेंशन ओपन हो जाएगा इन्वर्स का। देखिए मैं दिखा देती हूँ, जो फर्स्ट लेक्चर था मैंने उसमें बताया था कि एक्सपेंशन कैसे ओपन होते हैं। जैसे 1 माइनस एक्स की पावर -1 है तो उसका एक्सपेंशन ऐसे ओपन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 का है तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब माइनस वाले में तो प्लस के साइन होते हैं और प्लस वाले में ऑल्टरनेटिव साइन होते हैं। फिर साथ में ये भी बात बताई थी कि इसको हम समीशन में कैसे लिख सकते हैं। समीशन में इस तरह से लिख सकते हैं, समीशन एक्स की पावर एन ही, तो एक्स की पावर यहाँ 0 थी, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 थी, फिर आगे 3 होगी, 4 होगी, तो एक्स की पावर एन, और एन की वैल्यू कितनी है 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पर भी सेम एक्स की पावर एन है, एन की पावर 0 टू इन्फिनिटी एन की वैल्यू। बट यहाँ पर -1 टू द पावर एन भी आएगा, बिकॉज यहाँ पर ऑल्टरनेटिव साइन है। जहाँ जहाँ ऑल्टरनेटिव साइन होते हैं वहाँ समीशन जब बनाते हैं तो आता है -1 टू द पावर एन। ये सारी बात मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताई थी, तो इसी का यूज़ यहाँ होना था, इसलिए मैंने दोबारा बता दिया। तो देखिए 1 एज इट इज़ प्लस 3/2 एज इट इज़, इसको समीशन में लिखेंगे, समीशन एक्स की पावर n। तो x के प्लेस पर यहाँ पर क्या है z/2, तो z/2 की पावर n, और साथ में n की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बस ये बात ध्यान रखिए, यहाँ प्लस का था तो मैंने क्या बोला था, साथ में क्या था -1 टू द पावर n, तो जो यहाँ पहले लिखना था मैंने बाद में लिख दिया है। ठीक है, -8/3 समीशन n 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो क्या आएगा -1 टू द पावर n, और x के प्लेस पर है z/3 की पावर n। इस तरह से इसको लिखना है, इसको ही ध्यान से बस समझ लीजिए, बच्चा यहीं गड़बड़ करता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे, 1 एज इट इज़ प्लस दोनों ही टर्म्स में, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, समीशन n 0 टू इन्फिनिटी कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3/2 2, और एक ये भी था 2 n+1। 2 की पावर n तो ये था, 2 की पावर n ये था, और एक 2 ये है, तो 2 की पावर n+1 इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को डेवलप कीजिए। यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 की पावर n है और एक 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3n+1 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में ही, इन दोनों टर्म्स में और क्या कॉमन था, -1 टू द पावर n, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ -1 टू द पावर n, और z की पावर n। तो सारी चीज़ों को इस तरह से सिस्टमाइज करना है अच्छे से, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन था, 1 प्लस समीशन में n 0 टू इन्फिनिटी, और अंदर जो बचे हुए टर्म्स थे कॉमन क्या था यहाँ पर -1 टू द पावर n, तो मैंने यहाँ -1 टू द पावर n लिख दिया है, और साथ में z टू द पावर n है, z टू द पावर n दोनों में टर्म्स में कॉमन है वो लिख दिया है। समीशन मैंने पहले ही ले लिया था। तो ऐसे क्वेश्चन होने हैं इसकी, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और डिफ़िकल्ट भी हैं, बट अगर आप ठीक से समझेंगे तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये इजी लगेंगे। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट था, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं होमवर्क में दूंगी, क्योंकि मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इसका देखिए क्या है, आपको जो करके लाना है सेकंड और थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं 2 जो है वो छोटा है z से, मॉड z से, लेकिन 3 बड़ा है। तो जब आप यहाँ पर पूरा यही सेम प्रोसेस करेंगे, फंक्शन आपको यही लेना है, आपको ये सारा स्टेप नहीं करना दोबारा, फंक्शन यही लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, तो फंक्शन लेके चलेंगे। बस कॉमन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस रखना है, 2 अब की बार छोटा हो गया है z से, तो इस ब्रैकेट में जैसे हमने 2 कॉमन लिया था ना, आपको यहाँ पर z कॉमन लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 ही कॉमन लेना है सेकेंड वाले ब्रैकेट में, लेकिन फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आपको यहाँ पर क्या कॉमन लेना है, आपकी बार z कॉमन लेना है, ना कि 2। ठीक है, और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या कंडीशन दी है, थर्ड पार्ट में बोला है जो मॉड z है वो 3 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। अब की बार वो 3 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, तो दोनों ही ब्रैकेट्स में आपको z कॉमन लेने होंगे। क्या लेने होंगे दोनों ही ब्रैकेट्स में, z कॉमन।
तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।